दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। आज हम लोग जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं वो उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के पार्ट चैप्टर 10 में एलसीएम एंड एचसीएफ, ज्यादातर ये चैप्टरों के एलसीएम और एचसीएम के बारे में सब लोग जानते हैं, पर इस चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं उन चैप्टर को हम लोग पढ़ लेंगे। क्लास 6 का चैप्टर है, तो चैप्टर 10 है ये एलसीएम एंड एचसीएम। तो एलसीएम और एचसीएम को शुरू करने से पहले हमें कुछ बातों को जानना पड़ेगा और कुछ बिंदु हैं जिनके बारे में समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो हम समझेंगे वो है हमारा अपवर्तक। तो सबसे पहले हम समझेंगे अपवर्तक क्या होता है, उसके बाद हम लोग अपवर्त के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अपवर्तक समझ लेते हैं। अपवर्तक क्या होता है? तो अपवर्तक में उसे कहते हैं जब कोई संख्या होती है वो संख्या जिन जिन संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है वो उस संख्या के अपवर्तक कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 2, तो 2 के अपवर्तक क्या होंगे? 2 किस किस संख्याओं से विभाजित होगी? पहले तो 1 से विभाजित हो जाएगी पूरी पूरी, फिर 2 से, तो 2 के अपवर्तक क्या हो जाएंगे? 1 और 2। इसी तरह हम दूसरी संख्या ले लें, मान लीजिए 6 है, इस संख्या के अपवर्तक हमें निकालने हैं। तो पहले 1 से पूरी विभाजित हो जाएगी, 6 जो है 1 से कट जाएगा पूरा पूरा, फिर 2 से, 3 से और 6 से। तो 6 के अपवर्तक कितने हो गए? 1, 2, 3 और 6। मान लीजिए एक और संख्या है 15, इसके अपवर्तक लिखेंगे तो 1, 3, 5 और 15। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि जो अपवर्तक हैं वो क्या होते हैं, जिन जिन संख्याओं से संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाए वो संख्या के अपवर्तक कहलाते हैं। यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि एक जो है, ये जो एक देख रहे हैं, ये सभी संख्याओं का अपवर्तक होता है। दूसरा बिंदु ये है, संख्या स्वयं अपनी एक अपवर्तक होती है। सबसे बड़ा अपवर्तक वो संख्या स्वयं होती है और बाकी के अपवर्तक उस संख्या से छोटे होते हैं। तीसरा बिंदु ये यहां पे ध्यान देने की बात है कि ये जो अपवर्तक हैं उनकी संख्याएं सीमित होती हैं। एक निश्चित संख्याओं में ही उस संख्या का अपवर्तक लिख सकते हैं। तो इस तरह हम 3-4 बिंदु देख सकते हैं कि ये जो है अपवर्तक क्या हो सकता है। हमने समझ लिया कि जो संख्या जिन जिन संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, डिवाइड हो जाए पूरी तरीके से, वो उस संख्या के अपवर्तक कहलाते हैं। कितने भी अपवर्तक हो सकते हैं लेकिन संख्या हमेशा निश्चित होगी। एक अपवर्तक सभी संख्याओं का होगा और सबसे बड़ा अपवर्तक वह संख्या अपनी स्वयं संख्या के बराबर होगा। दूसरा बिंदु जो है, जो दूसरा पॉइंट है जो हमें पढ़ना है वो है अपवर्त। तो चलिए अपवर्त देख लेते हैं। दूसरा बिंदु है हमारा अपवर्त। अपवर्तक हम लोग ने समझ लिया। अपवर्त क्या होता है? अपवर्त को हम लोग गुणज भी कहते हैं, मल्टीपल। अपवर्त मतलब गुणज। किस संख्या का मल्टीपल या गुणज क्या क्या होते हैं? तो मान लीजिए हमें 2 के गुणज ज्ञात करने हैं या 2 के अपवर्त ज्ञात करने हैं। तो 2 के अपवर्त क्या होंगे? 2, फिर 4, 6, 8। इसी तरह आगे बढ़ते चले जाएंगे। मान लीजिए हमारी संख्या है 5, तो 5 का अपवर्त क्या होंगे? 5, 10, 15, 30 डॉट डॉट डॉट। आगे हम कितने भी अपवर्त लिख सकते हैं। इसी तरह संख्या ले लीजिए 7, 14, 21, 28। तो मतलब हम लोग यहां पे देख रहे हैं कि जो सबसे छोटा अपवर्त है वो संख्या स्वयं है। किसी संख्या का सबसे छोटा अपवर्त वो संख्या स्वयं होती है। इसके बाद उसमें हम पहले हमने उसका टेबल पढ़ते चले जाएं या उसमें संख्या में 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से ऐसे गुणा करते हुए चले जाएं, आगे बढ़ते जाएं, तो हमें उसके अपवर्त ज्ञात होते जाते हैं। ठीक है,
तो किसी संख्या का सबसे छोटा अपवर्त तो संख्या स्वयं होती है, उसमें अगर हम 1 2 3 4 से मल्टीप्लाई करते जाएं या उसके गुणन निकालते जाएं तो हमें उसके अपवर्त ज्ञात होते जाएंगे। यहां पे एक चीज और देने की बात है कि अपवर्तों की संख्या निश्चित नहीं होती, कितने भी अपवर्त हम लिख सकते हैं, हम उसको मल्टीप्लाई करते चले जाएं उसके अपवर्त हमें ज्ञात होते चले जाएंगे। तो यहाँ पे दो चीजें हम लोगों को समझ में आ गई। अपवर्तक क्या होता है? अपवर्तक वो होता है जो संख्या किसी संख्या से किन किन संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए वो अपवर्तक होती है, और उसके मल्टीपल, किसी संख्या के मल्टीपल क्या हो सकते हैं, उस संख्या में 1 2 3 4 5 से गुणा करते चले जाए तो जो भी संख्या प्राप्त हो जाएगी वो उसके अपवर्त कहलाएंगे। तो हम लोगों ने इस चैप्टर में एलसीएम और एचसीएम के चैप्टर में हमने दो चीजें समझ ली, एक हम लोगों ने अपवर्तक समझ लिया और एक अपवर्त समझ लिया। इसका यूज क्या है? अभी तक हम लोगों ने ज्यादातर एलसीएम और एचसीएफ निकालने की दो विधियां पढ़ी हैं, एक गुणनखंड विधि, एक भाग विधि। एक तीसरी विधि है जिसमें हम अपवर्त और अपवर्तक की सहायता से हम लोग एलसीएम और एचसीएम ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं दो चीजों के समझने के बाद। अब एक चीज और समझने वाली बात है कि कौन सी संख्याएं भाज्य हैं और कौन सी अभाज्य हैं। तीसरा हमारा बिंदु है, तीसरा यहां पे बिंदु लिख सकते हैं, भाज्य अभाज्य संख्याएं। इसको भी समझ लेते हैं कि भाज्य संख्याएं किन्हें कहते हैं, अभाज्य संख्याएं किन्हें कहते हैं। कोई ऐसी संख्या जो स्वयं से या एक से विभाजित हो वो संख्या अभाज्य कहलाती है। इसके अलावा भी अगर कोई संख्या इसके अलावा एक और स्वयं के अलावा भी किसी और संख्या से विभाजित हो रही है तो वो संख्या भाज्य कहलाती है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि कोई संख्या जिसके अपवर्तक एक और स्वयं हो वो संख्या अभाज्य होगी। जिस संख्या के अपवर्तक एक और स्वयं के अलावा भी हो वो संख्या भाज्य होगी। जैसे 3 के अपवर्तक लिखें तो 1 और 3, 5 के अपवर्तक लिखें 1 और 5, 2 के अपवर्तक लिखें 1 और 2, 7 के अपवर्तक लिखें 1 और 7। तो कोई संख्या जिसके अपवर्तक एक और स्वयं हो वो संख्या कहलाएगी अभाज्य, वो संख्या क्या कहलाएगी? अभाज्य। और इसके अलावा स्वयं और एक के अलावा भी अगर उसके अपवर्तक लिखे जा सकते हैं तो वो संख्या कहलाएगी भाज्य। ठीक है, तो यहां पे सीधे शब्दों में कहें कि कोई संख्या स्वयं से और एक से ही केवल अगर विभाजित हो रही है तो वो अभाज्य है, अदरवाइज वो संख्या भाज्य कहलाएगी। चलिए इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि अगला पॉइंट क्या है।